हेलो क्रशर्स, वेलकम टू डे 3। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मोशन इन टू डायमेंशन या मोशन इन अ प्लेन। मोस्टली हमें आज जो पढ़ाई करनी है वो है प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में। प्रोजेक्टाइल मोशन को पढ़ने से पहले हमें थोड़ा सा बेसिक समझ में आना चाहिए वेक्टर के बारे में भी, तो पहले वहीं से हम स्टार्ट करेंगे। बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और प्रीवियस क्वेश्चंस इस वीडियो में हम कंप्लीटली कवर करने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेरा नाम विक्रांत किरार है और अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वेक्टर्स क्या होते हैं? देखो, वेक्टर वो क्वांटिटीज़ हैं जिनका मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। जैसे मैं बोलूँ इस दिशा में वेलोसिटी है और 5 मीटर पर सेकंड की इस तरफ वेलोसिटी है, तो मैंने 5 मीटर पर सेकंड मैग्नीट्यूड बता दिया। और इस दिशा में है तो मैंने यहाँ पे डायरेक्शन भी बता दिया। देखो उस तरफ है ना, उस तरफ भी हो सकती थी, उस तरफ भी हो सकती थी। अब सवाल ये उठता है कि एग्जाम पेपर में ये थोड़ी लिख के आऊँगा उस तरफ, है ना, उस तरफ। इस तरीके से हम लिख नहीं सकते एग्जाम में, तो समझ नहीं आएगा पढ़ने वाले को किस तरफ की बात कर रहा है ये, उस तरफ इधर था इधर था। तो इसलिए हमको यहाँ पर थोड़ा सा लिखने के तरीके देखने पड़ेंगे। अब इस केस में एक बेसिक सा तरीका आ सकता है कि भाई मैं वेक्टर ऐसे बना दूँ, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसको बोलते हैं, कि भाई ये है मेरे पास वेक्टर, डायरेक्शन मुझे दिख ही रहा है, इस तरफ है ये, और इसकी जो लेंथ होगी उसको हम बोल देते हैं ये इसका मैग्नीट्यूड है ना। तो यहाँ पर लेंथ इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड के बराबर। अब यहाँ पे भी आपको बताना पड़ेगा भाई 1 सेंटीमीटर को हम इक्विवेलेंट करेंगे 1 मीटर पर सेकंड के हिसाब से। तो अगर ये 5 सेंटीमीटर लंबा है तो 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी हो जाएगी। डायरेक्शन कौन सा होगा? इस तरफ। अब यहाँ पे आपको फिर से बताना पड़ेगा ये इस तरफ कैसे है भाई। अगर आप ऐसे बैठे हो, आप घूम जाओगे तो ये जो कागज़ पे जो एरो बना हुआ है वो भी घूम जाएगा। अगेन हमें समझ में नहीं आता, तो ये भी उतना इफेक्टिव मेथड नहीं है चीज़ों को एक्सप्रेस करने का। हमारे पास एक और मेथड होता है जिसको हम बोलते हैं एनालिटिकल मेथड। तो ये था हमारे पास ग्राफिकल मेथड टू एक्सप्रेस वेक्टर्स। दूसरा हो जाएगा एनालिटिकल मेथड। एनालिटिकल मेथड में हमारे पास कोई गड़बड़ का स्कोप बचता नहीं है। कैसे नहीं बचता? तो सबसे पहले तो हम एक रेफरेंस फ्रेम यहाँ पर बना लेते हैं। लेट्स से मैंने बोल दिया कि भाई ये है मेरे पास एक्स एक्सिस एंड ये है मेरे पास वाई एक्सिस। अगर 3 डायमेंशनल बात हो रही होगी तो हमारे पास एक यहाँ पर इस तरीके से एक जेड एक्सिस और आ सकता है। अभी के लिए मैं उसको नहीं बना रहा हूँ, उसको जब ज़रूरत पड़ेगी तब उसका इस्तेमाल कर लेंगे। ओके, अब हमें बताना है कि भाई यहाँ से यहाँ तक ये एक वेक्टर है, इसको आप कैसे बताओगे? देखो, कोई भी जो वेक्टर होता है उसको हम पहली बात तो 2 अलग अलग हिस्सों में रिजॉल्व कर सकते हैं। एक उसका एक्स कंपोनेंट हो जाएगा जो ठीक यहाँ से नीचे परपेंडिकुलर, इस तरीके से आप वैल्यू ले सकते हो, ये मेरा एक्स कंपोनेंट हो गया। और एक वाई कंपोनेंट इसका हो जाएगा इस तरीके से। अब मुझे अगर इस वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है तो या तो मैं इसको रिप्रेजेंट करने का दूसरा एक तरीका निकालूं। भाई इसकी कुछ लेंथ है, पहले इस वेक्टर का नाम दे देते हैं ना। इसका नाम दे देता हूँ वेक्टर आर, ठीक है। तो वेक्टर आर को लिखने के 2 तरीके हो जाएंगे अब यहाँ पर भी। कैसे हो जाएगा? वेक्टर आर को मैं लिख सकता हूँ भाई, इसका मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू, इस तरीके से लिख देता हूँ, लेट्स से 5 मीटर पर सेकंड, इस तरीके से लिख देते हैं कोई भी वैल्यू। और इसने एक्स एक्सिस से 37 डिग्री एंगल बनाया हुआ, इस तरह की बात मैं कर सकता हूँ। एट 37 डिग्री काउंटर क्लॉकवाइज मेरे को लिखना पड़ेगा, क्योंकि क्लॉकवाइज ले लिया किसी ने तो वो इस तरफ आ जाएगा। काउंटर क्लॉकवाइज फ्रॉम एक्स एक्सिस। जैसे ही मैंने ये चीज़ें लिख दी तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा भाई, पहले तो हमारे पास एक्स एक्सिस रहा होगा, एक्स एक्सिस से हमारे पास 37 डिग्री पर ये वाला वेक्टर आर है। अब आप बोलोगे यहाँ पर भी फिर मैं कॉपी को इस तरीके से घुमा दूंगा तो मेरा एक्स एक्सिस अभी इधर है, फिर वो इधर हो जाएगा, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। हमें तो एक्स एक्सिस के रिलेटिवली ये बताना है। तो अब बोल दिया जाएगा, क्वेश्चन में लिख दो यहाँ पर नीचे कि एक्स एक्सिस नॉर्थ की तरफ पॉइंट करता है, वाई एक्सिस हमारा किस तरफ हो जाता है, वेस्ट की तरफ पॉइंट करता है। तो फिर आपके पास ऑप्शन बचेंगे नहीं, फिर आपको एक्स को नॉर्थ की तरफ ही करना पड़ेगा, वाई को वेस्ट की तरफ ही करना पड़ेगा, और वहाँ से 37 डिग्री पर यानी एग्जैक्टली उस तरफ हमारे पास आ जाएगी। ये तो बड़ा अच्छा तरीका हो गया। एक तरीका ये हो गया भाई जिसमें हम मैग्नीट्यूड एंड एंगल बताते हैं। तो यहाँ पर हमने वेक्टर आर को रिप्रेजेंट कर दिया है आर एंड थीटा की टर्म्स में, है ना। 2 चीज़ें हमें बतानी पड़ेंगी,
एक मैग्नीट्यूड बताता है, दूसरा हमारे को डायरेक्शन बताता है। ठीक, अच्छा, इसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का एक और एनालिटिकल मेथड भी हमारे पास है। अगेन हमारे पास एक्स एक्सिस है, अगेन हमारे पास वाई एक्सिस है, फिर से वही हमारे पास वेक्टर है। अब की बार इसको मैं दूसरे कलर से बनाऊंगा। लेट से ये है हमारे पास वेक्टर आर, फिर से वही वेक्टर, अगेन इसका जो मैग्नीट्यूड है वो 5 के बराबर है। अब मैं एंगल्स की टर्म में नहीं जाना चाहता, और मोस्टली सबसे ज़्यादा एक्चुअली आप देखोगे हम यही वाला मेथड का इस्तेमाल करते हैं। देखो यहाँ पर हमारे पास कुछ इसके एक्स कॉम्पोनेंट होगा और यहाँ पे इसका कुछ वाई कॉम्पोनेंट होगा। अच्छा, एक्स कॉम्पोनेंट की वैल्यू आ जाती है हमारे पास आर एक्स, उसको मैं लिख देता हूँ। वाई कॉम्पोनेंट यानी कि ये जहाँ पे इंटरसेप्ट कर रहा है, और ये कॉम्पोनेंट कैसे होता है भाई, ये एंगल 90 डिग्री होना चाहिए, है ना। आप तो ऐसे तो यहाँ से ऐसे भी लाइन खींच सकते थे, ये एंगल 90 डिग्री नहीं है। यहाँ से ऐसे भी लाइन खींच सकते थे, ये 90 डिग्री का एंगल नहीं है। जब 90 डिग्री का एंगल होगा तभी हम बोलेंगे भाई यहाँ पे हमारे पास कॉम्पोनेंट आ रहा है। फिर मैं क्या करूँगा, फिर मैं यहाँ से इस तरीके से नाप लूँगा, और ये जो भी वैल्यू आती है उसको मैं बोलता हूँ भाई आर एक्स है ये, है ना। ये है मेरे पास आर वाई। अगर मैं किसी को बता दूं कि आर एक्स में आपके लिए कुछ वैल्यू है, आर वाई में कुछ वैल्यू है, तो क्या आप उससे ये वाला वेक्टर पता कर सकते हो? यस, पता कर सकते हैं। जैसे अगर मैंने बोल दिया कि आर एक्स की वैल्यू ये है और आर वाई की वैल्यू वह है, तो आप क्या करोगे, यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन इस तरीके से खींच दोगे ऐसे, यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन इस तरीके से खींच दोगे ऐसे, दोनों एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर सकते हैं और कहीं इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, तो यहाँ से ये हमारे पास वेक्टर आ जाता है। तो इस तरीके से भी आप वेक्टर पता कर सकते हो। इसको कैसे लिखा जाए, तो इसको लिखने के लिए मुझे ये बताना पड़ेगा कि भाई हमारे पास जो वेक्टर आर है दैट इज इक्वल टू व्हाट। हमारे पास दो कंपोनेंट है इसके, एक मेरे पास एक्स वाला कंपोनेंट है, दूसरा मेरे पास वाई वाला कंपोनेंट है। तो मैं बताऊंगा भाई आर एक्स है मेरे पास और मेरे पास आर वाई भी है। जैसे इस पर्टिकुलर केस में अगर इसका मैग्नीट्यूड 5 है और ये एंगल वही रहता 37 डिग्री, तो आज हम जानते हैं इसकी वैल्यू, मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ। ये आर एक्स की वैल्यू 4 आती है यहाँ से, आर वाई की जो वैल्यू आती है वो 3 आ जाती है, यानी कि ये वाली लेंथ 3 है, ये वाली लेंथ 4 है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा भाई, हमारे पास इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, वेक्टर आर इज इक्वल टू 3 एंड 4। अब इसको देख करके भी पढ़ने वाला कंफ्यूज हो जाएगा, बोलेगा भाई ये आर एक्स है या ये आर एक्स है। अगर मैं सिर्फ इतना ही आपको पढ़ने दूँ, अभी इस पूरी चीज़ों को भूल जाओ, अगर कहीं पे ये दो नंबर लिखे हुए हैं तो मुझे पता नहीं चलेगा ये आर एक्स ये वाला था कि ये वाला था, ये वाला था या ये वाला था, करेक्ट। तो मुझे इनके पीछे कुछ चिपका देना चाहिए जिससे क्लैरिटी रहेगी, भाई यही वाला आर एक्स है, यही वाला आर वाई है, और अगर जेड डायरेक्शन में भी है तो वही वाला आर जेड है। इसको किस तरीके से लिखा जाता है, इसके लिए हमने कुछ टर्म्स बना दी भाई। एक्स डायरेक्शन में जो कॉम्पोनेंट होता है उसको हम आई कैप के हिसाब से लिख देते हैं, वाई डायरेक्शन में जो होता है उसको हम जे कैप के हिसाब से लिख देते हैं। और ये सब क्या है, हमारे यूनिट वेक्टर्स होते हैं। यूनिट वेक्टर्स क्या होते हैं उनको भी देखेंगे, लेकिन यहाँ पर मैं इसको लिख दूंगा आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे कैप, इस तरीके से, और हम प्लस लगा देते हैं, ठीक है। तो इसी पर्टिकुलर वेक्टर को लिखने का मेरे पास तरीका क्या हो जाएगा, उसकी वैल्यू हो जाएगी, देखो आर एक्स की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास, 4 आई थी, यहाँ पर मेरे को 4 आई कैप लिखना पड़ेगा, और ये 3 जे कैप हो जाएगा, और दोनों में आप इस तरीके से प्लस प्लस लगा सकते हो। अगर कोई नेगेटिव कंपोनेंट होता है यहाँ पे तो वो -3 जे कैप हो जाता है ना, तो ये -3 जे कैप हो जाता है, इस तरीके से हो जाता। अभी मैंने वेक्टर को इस तरीके से लिख दिया आई कैप जे कैप के फॉर्मेट में। अगर हमारे पास कोई जेड वाला कंपोनेंट भी होता तो यहाँ पे मैं लिख देता +3 के कैप, जेड में के कैप चलता है। इस तरीके से हम वेक्टर्स को लिखते हैं। अब इसका यूज़ किस तरीके से किया जाता है और कुछ बेसिक आइडेंटिटीज़ हैं उनको भी देख लेते हैं वेक्टर्स की। वेक्टर्स में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट 4 चीज़ें पढ़नी होती है। डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट तो जब ज़रूरत आएगी तब पढ़ेंगे, अभी हम पढ़ते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन जब होगा तो हमारे पास एटलीस्ट 2 वेक्टर्स तो होने ही चाहिए, राइट। तो मान लो मेरे पास 2 वेक्टर्स हैं, पहले ग्राफिकल मेथड देख लेते हैं। हमारे पास ये है वेक्टर ए और दूसरा वेक्टर इस तरीके से, लेट से बी। तो इन दोनों वेक्टर्स को ऐड किस तरीके से किया जाएगा, इसको आप सांप सीढ़ी के गेम की तरह समझो। हमारे पास सांप सीढ़ी के गेम में क्या होता है, यहाँ से मान लो मेरे को सीढ़ी मिल गई तो मैं इस तरीके से यहाँ पहुँच जाता हूँ, फिर यहाँ से मान लो मेरे को दूसरी सीढ़ी मिल जाती है तो फिर मैं यहाँ पहुँच जाता हूँ। बेसिकली ये एक वेक्टर हुआ और उसके बाद ये दूसरा वेक्टर एडिशन हो गया, तो फाइनली मैं बोलूँगा मैं यहाँ से यहाँ तक पहुँच गया हूँ। एग्जैक्टली सेम चीज़ हमारे पास यहाँ पे होगी। तो देखो यहाँ से यहाँ तक जा रहा था, फिर उसके बाद ये कहाँ तक पॉइंट कर रहा था, ये इस जगह पे पॉइंट करेगा। हमारे पास वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी मिला करके कुछ इस तरीके से हो जाता है ये
रिजल्टेंट वेक्टर आर। अब देखो सभी वेक्टर्स को इस तरीके से लिखा जाएगा हमारे पास, मेरे पास लिख दूंगा वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। एक तरीका वेक्टर एडिशन का ये हो गया। दूसरा तरीका देखो, अगेन हमारे पास सेम वेक्टर्स हैं, ये है मेरे पास वेक्टर ए और मेरे पास फिर से है वेक्टर बी, मान लो यहाँ कहीं पे पड़ा हुआ है। अच्छा, वेक्टर्स को हम हवा में इस तरीके से मूव कर सकते हैं, है ना। अगर उसका मैग्नीट्यूड यानी कि उसकी लेंथ और उसका डायरेक्शन नहीं चेंज हो रहा है तो वेक्टर सेम होता है। वेक्टर को आप उठा के मूव कर सकते हो। जैसे मैंने इस बी वेक्टर को उठा करके यहाँ से कहीं यहाँ इधर मूव कर दिया था, वेक्टर्स को मूव किया जा सकता है हवा में। ओके, अब यहाँ से मैं इस बार क्या कर रहा हूँ, दोनों की टेल्स को इस तरीके से मिला देता हूँ। दोनों की टेल्स को मिला दोगे तो अब क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास पैरेललोग्राम ऑफ लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन आ जाता है। उसमें क्या होता है, आपको एक पैरेललोग्राम बना देना है। तो ये दोनों को मिलाओगे तो एक इस तरीके से पैरेललोग्राम बनता है। इसके ये वाला पैरेलल है, इसके ये वाला पैरेलल है। इफेक्टिवली होता कुछ नहीं है, हमने जो यहाँ पर रखा हुआ था ना वेक्टर बी, सिमिलरली आप देख सकते हो ये वेक्टर बी और ये दोनों वेक्टर्स की इक्वल लेंथ आने वाली है, डायरेक्शन सेम आने वाला है। यहाँ से इस तरीके से आप ऐसे देख लो जो हमने ये तरीका किया था, या फिर आप बोल दो भाई हमने एक पैरेललोग्राम बनाया था और इनके बीच में जो डायगोनल होता है वो हो जाता है हमारे पास वेक्टर आर। तो एक ही चीज़ करने के दो तरीके यहाँ पर, ग्राफिकल मेथड में भी कंफ्यूज मत होना, इसको हम बोल देंगे दिस इज वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। इस तरीके से हम कर सकते हैं। ऑलराइट, अब हमारे पास दूसरी चीज़ आ जाती है, अगर मुझे सब्ट्रैक्शन करना हो तो किस तरीके से करूँगा। तो मान लो मेरे पास इस तरीके से ये आ जाता है वेक्टर ए, इस तरीके से मेरे पास दूसरा वेक्टर है इस तरीके से, दिस इज वेक्टर बी। अब मुझे इनको करना है भाई सब्ट्रैक्ट करके दिखाओ इनको कैसे करोगे। तो सब्ट्रैक्ट में ऐसे नहीं कर सकता। सब्ट्रैक्ट किस तरीके से किया जाता है कि अगर मेरे पास ये वेक्टर बी है तो मैं क्या लिखना क्या चाहता हूँ, पहली बात तो मेरे को लिखना पड़ेगा, मुझे करना है वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। अब इसी चीज़ को हम लिख सकते हैं दिस इज वेक्टर ए प्लस माइनस बी। इस तरीके से एक दूसरा वेक्टर है ना। तो अगर ये वेक्टर बी था, माइनस वेक्टर बी कौन सा होता है, सेम मैग्नीट्यूड लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगा। मेरे पास माइनस का वेक्टर भी कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास माइनस बी वेक्टर इस तरीके से। अब मुझे इन दोनों को ऐड कर देना है, तो मैं क्या करूँगा, देखो कोई सा भी मेथड लगा सकते हो। अब वेक्टर एडिशन के तो दो तरीके हमने सीख ही लिए, तो मैं करूँगा इसको उठा करके भाई तुम यहाँ आ जाओ, ठीक है। अच्छा, ये एकदम एग्जैक्ट नहीं बनाता हूँ, दोनों अगर इस तरीके से होते तो ये एक स्ट्रेट लाइन में आते इस तरीके से, है ना। ये होता मेरे पास वेक्टर बी और इस तरीके से हमारे पास चीज़ कुछ बन जाती। ऑलराइट, यहाँ पर अब पैरेललोग्राम में लॉ बना सकता हूँ, तो ये इस तरीके से एक पैरेललोग्राम बन गया और ये दोनों वेक्टर a प्लस माइनस बी ना, a प्लस माइनस बी से इससे जो वेक्टर आता है वो क्या बनता है मेरे पास, वेक्टर a माइनस बी। a ये है a प्लस माइनस बी, इन दोनों को ऐड करोगे तो ये वाला आ जाएगा हमारे पास, करेक्ट। तो हमारे पास ये आ जाता है, दिस विल बी नोन एज, इसको मैं क्या नाम दे दूँ, इसको नाम देता हूँ वेक्टर p विच इज़ इक्वल टू वेक्टर a माइनस वेक्टर b। और यहाँ पर फिर से आप पैरेललोग्राम बना दो इस तरीके से, तो हमारे पास यहाँ पर ये आ जाता है दिस विल बी वेक्टर a प्लस वेक्टर b। अब कई बार यहाँ पर देखो ऐसे सवाल भी पूछे गए हैं कि वेक्टर a प्लस बी और वेक्टर a माइनस बी, क्या इनके बीच का एंगल हमेशा 90 डिग्री होता है? कोई ज़रूरी नहीं है, ये तो यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो इस तरीके के सवाल बता दिए जाते हैं कन्फ्यूज़ करने के लिए। ऑलराइट, मान लो मेरे पास तीन वेक्टर्स हैं, तो किस तरीके से एडिशन करोगे। मान लो ये है मेरे पास वेक्टर v1 इस तरीके से, फिर मेरे पास है यहाँ पर वेक्टर v2 इस तरीके से, और फिर मेरे पास आता है मान लो कोई वेक्टर इस तरीके से v3। तो इन तीनों को ऐड करना है, तो कैसे ऐड करूँगा, अब पैरेललोग्राम नहीं बनाऊंगा मैं। अब मैं क्या करूँगा, इसको उठा करके इसके ऊपर लगा दूंगा, इसको उठा करके इसके ऊपर लगा दूंगा, और मेरे पास रिजल्टेंट आ जाएगा ये इस तरीके से, है ना। दिस इज वेक्टर आर। आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, v1 वेक्टर प्लस v2 वेक्टर प्लस v3 वेक्टर। अच्छा, अब आप बोलोगे आपने v1 को पहले लिया, फिर v2 को लिया, v3 को लिया। अगर हम पहले कर देते भाई, यहाँ से पहले मैं v3 लगा देता, फिर v2 लगाता और फिर v1 लगाता, तो भी मुझे एक्जैक्टली सेम रिजल्ट मिलता। तो करके देख लेते हैं इस चीज़ को, है ना। यहाँ पर इनको मैं इधर कर देता हूँ, इन तीनों वेक्टर्स को डुप्लीकेट कर देते हैं। ऑलराइट, पहले देखो मैं यहाँ से स्टार्ट हुआ हूँ, पहले मैंने v1 लगाया था, मैं v1 नहीं लगाऊंगा, पहले मैं v3 लगा देता हूँ। ठीक है भाई, पहले हम उठा करके v3 को यहाँ पे रख देते हैं। फिर हम कहाँ पे पहुँचेंगे, ये तो वेक्टर आ था हमारे पास इस तरीके से,
फिर मैं V2 लगा लेता हूँ, या आप चाहो तो V1 भी लगा सकते हो, कुछ भी लगा सकते हो ना। तो यहाँ पर एक काम करते हैं, हम लगाते हैं थोड़ा कन्फ्यूजन बढ़ाने के लिए अब की बार V1 लगा देते हैं इस तरीके से, ये लग गया V1, ठीक है। फिर हमने लगा दिया V2 इस तरीके से। तो आप देखोगे कोई भी ऑर्डर लगा लो आप, हमेशा रिजल्ट सेम आएगा। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ वेक्टर R इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। हमने पहले वाले केस में इस तरीके से किया है ग्राफिकल मेथड में, और जो सेकंड केस है उसमें हमने क्या किया है, वेक्टर R इज इक्वल टू पहले V3 लिया था मैंने, फिर V1 लिया था, फिर मैंने V2 लिया था। रिजल्ट दोनों के केस में एग्जैक्टली सेम आने वाला है, वेक्टर्स के ऑर्डर से फ़र्क नहीं पड़ता। आप चाहो तो वो तीसरा कॉम्बिनेशन बना लो, इस वाले को यहाँ ले आओगे, फिर भी हमारे पास सेम ही रिजल्ट आने वाला है। तो इस तरीके से हम ग्राफिकल मेथड से वेक्टर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करते हैं। रिलेटिव वेलोसिटी में इसका बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। अब देख लेते हैं एनालिटिकल मेथड किस तरीके से करोगे वो भी देख लेते हैं। वेक्टर एडिशन में क्वेश्चंस में वेक्टर एडिशन का ग्राफिकल मेथड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतना काम नहीं आता। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास जो काम आता है वो था एनालिटिकल मेथड। तो हमारे पास एग्जाम में एक्चुअली वेक्टर्स किस तरीके से दिए जाएंगे, वेक्टर की वैल्यू दी जाएगी 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 6k कैप, ये मेरे पास वेक्टर ए है। और मेरे पास वेक्टर बी की वैल्यू दे दी जाएगी, वेक्टर बी इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 2k कैप। इस तरीके से कोई भी दो वेक्टर दे दिए, हमें क्या करना है, हमें करना है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। अगर ये मुझसे पूछ लिया तो किस तरीके से आप ऐड करोगे, बेसिकली आपको सीधे सीधे इनको एज इट इज़ ऐड कर देना है। तो ये था, इसमें आप ये चीज़ ऐड कर दोगे तो देखो जो भी आई कैप वाले हैं वो सारे एक साथ जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, 3 + 2 आई कैप प्लस 4 + 3 जे कैप प्लस यहाँ पे क्या है -6 के कैप माइनस 2 के कैप। तो ये जाएगा -6 - 2 के कैप। इसी को मैं लिख सकता हूँ 5 आई कैप प्लस 7 जे कैप माइनस 8 के कैप। इस तरीके से हमारे पास आंसर आ जाएगा। दूसरा ऑप्शन आपसे क्या पूछा जाएगा, भाई सब्ट्रैक्शन कर दो। क्या सब्ट्रैक्शन करोगे भाई, a माइनस बी करके बता दो मुझे। a माइनस बी की वैल्यू मैं करने जाऊंगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब a तो एज इट इज़ है, उसमें से b को सब्ट्रैक्ट करना है। तो देखो आई कैप वाली कुछ टर्म आएगी मेरे पास, यहाँ पे आई कैप आएगा, कुछ जे कैप आएगा, कुछ के कैप आएगा। वैल्यूज़ बस मुझे भरनी है, ठीक है। आई कैप में a माइनस बी करूँगा तो हो जाएगा 3 - 2, है ना, यहाँ पे आएगा 3 - 2 प्लस जे कैप में क्या आ जाएगा, वो जाएगा 4 - 3, तो आएगा 4 - 3 इस तरीके से। प्लस के कैप में भी मेरे पास कुछ वैल्यू आएगी। अब वो वैल्यू क्या आएगी, देखो पहले था -6, तो यहाँ पे ध्यान से लिखना है इसको -6, ठीक है, -6 था, फिर उसमें से भी मैंने माइनस कर दिया है कितना, -2 को, इस तरीके से इतना के कैप बचा। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाती है, ये आ जाता है मेरे पास आई कैप प्लस जे कैप। अब देखो 1 बचता है यहाँ पे, तो उसको 1 लिखने की ज़रूरत है नहीं मुझे, और यहाँ पे आ जाता है -4 के कैप। इस तरीके से मेरे पास a माइनस भी आ गया। दूसरा एग्जांपल, मुझे बताओ b माइनस ए की वैल्यू कितनी आ जाती है। b माइनस ए की वैल्यू अगर आपको पता करनी है तो अब की बार b में से a को माइनस कर देंगे। तो देखो आई कैप में मेरे पास अब की बार हम डायरेक्ट लिखेंगे ना, 2 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो यह आ जाता है 2 - 3 विच इज इक्वल टू -1 आई कैप। अब -1 आई कैप नहीं लिखेंगे, इसको हम सीधे सीधे क्या लिखेंगे, माइनस का आई कैप, ठीक है। अच्छा जे कैप में क्या होगा, 3 - 4 हो जाएगा, तो 3 - 4 फिर ये माइनस जे कैप हो जाएगा। के कैप में क्या हो जाएगा मेरे पास, -2 माइनस माइनस का 6, तो ये हो जाएगा -2 माइनस माइनस का 6 विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -2 + 6 विच इज इक्वल टू +4, तो ये जाता है +4 के कैप। यहाँ से हमें एक और चीज़ पता चल जाती है। क्या चीज़ पता चल जाती है, देखो a माइनस बी की जो वैल्यू आई थी और b माइनस ए की जो वैल्यू आई है, मैग्नीट्यूड दोनों सेम आ रहे हैं, बस साइन ऑपोजिट आ रहा है। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको भी आप याद रख सकते हो। a माइनस बी वेक्टर जो है हमारे पास, उसकी वैल्यू आ जाती है माइनस ऑफ b माइनस ए, इस तरीके से। याद रखने की चीज़ नहीं है वैसे, तो इसको आप फील ही कर सकते हो। ऑलराइट, अच्छा कभी भी हमारे पास कोई वेक्टर होता है तो उसका एक मैग्नीट्यूड ज़रूर होता है, जो मैग्नीट्यूड हमें निकालना आना चाहिए। अगर मुझे कोई वेक्टर दे दिया है, वेक्टर a इज इक्वल टू कैसे दिया हुआ है, ax आई कैप प्लस a का y कॉम्पोनेंट j कैप प्लस a का z कॉम्पोनेंट k कैप। इसका मतलब क्या हो गया, हमारे पास एक वेक्टर है जिसका x
वाई एंड जेड कॉम्पोनेंट हमें दे दिए गए हैं ना, उस तरीके से हम यहाँ पर वेक्टर बना सकते हैं। इस तरीके से कोई वेक्टर है, अब उस वेक्टर की लेंथ कितनी है, उसका मैग्नीट्यूड कितना है, ये कैसे पता करूंगा? मुझे तो अलग अलग कॉम्पोनेंट्स की वैल्यू दे दी है, जैसे 3 2 5 इस तरीके से दे दिया है। एक्स डायरेक्शन के अलॉन्ग वो 3 है, वाई डायरेक्शन के अलॉन्ग वो 2 है, जेड डायरेक्शन के अलॉन्ग वो 5 है, लेकिन ओवरऑल उसकी जो एक्चुअल वैल्यू है वो मुझे पता ही नहीं चल रही यहाँ से। उसको डिफाइन किया जाता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, इस तरीके से मॉड लगा देते हैं, और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है अंडर रूट ऑफ ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर। बेसिकली पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया हमने 3 डायमेंशनल उसमें, तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाती है मैग्नीट्यूड की। और यहीं से आ जाता है हमारे पास यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है? यूनिट वेक्टर बेसिकली किसी भी वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो उसको हम बोलते हैं वो यूनिट वेक्टर है। ठीक है, तो जैसे मुझे बोला है कि इस दिशा में 50 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी है, तो यहाँ पे मैंने मैग्नीट्यूड भी बताया, मैंने दिशा भी बता दी, है ना, तो मेरे पास पूरा वेक्टर बता दिया। मान लो मुझसे कोई पूछे अच्छा बता वो किस दिशा में गया था, अब मुझे सिर्फ दिशा बतानी है, मुझे मैग्नीट्यूड नहीं बताना तो मैं क्या बोलूँगा? मैं उसको यूनिट वेक्टर बता दूंगा, इस तरफ। मैं ये नहीं बताऊँगा 50 से गया था, बस इस तरफ गया था। तो वहाँ पर हमें सिर्फ डायरेक्शन बताना होता है। तो ऐसे में हम मान के चलते हैं कि भाई अगर आप मैग्नीट्यूड 1 बोल रहे हो तो वो एक यूनिट वेक्टर है, क्योंकि यूनिटी यानी कि 1 इज उसका मैग्नीट्यूड, दैट्स इट। ऐसे केस में आपको क्या करना होता है, अगर मान लो मेरे पास ये वेक्टर है, इसी का यूनिट वेक्टर मुझे निकालना है, तो क्या करना होगा, इसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि इसका मैग्नीट्यूड 1 रह जाए। और इसका मैग्नीट्यूड 1 रह जाए मतलब इसका खुद का कुछ मैग्नीट्यूड है, इसको इसी के मैग्नीट्यूड से अगर मैं डिवाइड कर दूं तो मेरे पास यूनिट वेक्टर बन जाएगा। और ऐसा ही होता है। यूनिट वेक्टर को पहली बात तो ए कैप से इस तरीके से हम डेजिग्नेट करेंगे, उसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी भाई वेक्टर ए को डिवाइड कर दो उसी के मैग्नीट्यूड से, और उसके मैग्नीट्यूड को हम इस तरीके से लिखते हैं। तो ये हमारे पास यूनिट वेक्टर निकालने का तरीका हो गया। वेक्टर्स के बेसिक्स में यही है। अब स्टार्ट करते हैं मोशन वेक्टर्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक। मोशन अब एक स्ट्रेट लाइन में नहीं हो रहा है, हम प्लेन में या 3 डायमेंशनल स्पेस में मोशन करने लगे हैं, तो अब उसको लिखना भी हमें आना चाहिए। पहले हम क्या करते थे, हमारे पास एक नंबर लाइन होती थी, यहाँ पे x = 0 कर देते थे और 1 2 3 -1 -2 -3 इस तरीके से पोजीशन मार्क कर लेते हैं। लेकिन अब 3 डायमेंशनल स्पेस में किस तरीके से पोजीशन मार्क करी जाए? तो भाई यहाँ पर हमारे पास कोई भी पॉइंट है, लेट्स से अगर ये पॉइंट है और इसके कोऑर्डिनेट्स है मेरे पास x, y, z, इस तरीके से कोई कोऑर्डिनेट्स है। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं 2, 3, 4, इस तरीके से कोई भी वैल्यूज़ हो सकती हैं, कोई भी कोऑर्डिनेट्स हो सकते हैं। हमारे पास हमेशा एक ओरिजिन होगा जिसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0, 0, 0। इस तरीके से हमारे पास पार्टिकल है, मुझे पता है यहाँ पर है, लेकिन इसकी पोजीशन अगर मुझे डिफाइन करनी है विद रिस्पेक्ट टू ये वाला रेफरेंस फ्रेम, पोजीशन हमेशा किसी रेफरेंस फ्रेम के हिसाब से होगी। इस रेफरेंस फ्रेम के हिसाब से इसकी एक पोजीशन वेक्टर होगी। तो यहाँ पर हमारे पास ये एक पोजीशन वेक्टर आ जाता है जिसको नाम दे दिया लेट्स से आर। इस तरीके से हमारे पास आर वेक्टर हो गया। आर वेक्टर हमारा हो जाता है पोजीशन वेक्टर। इसको लिखा किस तरीके से जाएगा, आई कैप, जे कैप, के कैप, कुछ यहाँ पे वैल्यूज होंगी, आई कैप, जे कैप, के कैप। और बहुत ही सिंपल है ये। एक्स में हमारे पास हम यहाँ तक आए हैं तो ये हो जाएगा, बेसिकली कुछ नहीं होता, ये होता है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। अब इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में मैं लिख सकता हूँ भाई हमारे पास पोजीशन वेक्टर की जो वैल्यू है ना वो है 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप। तो बहुत ही सिंपल तरीका है पोजीशन वेक्टर्स को लिखने का। लेकिन सिर्फ पोजीशन वेक्टर लिखने से हम मोशन को डिफाइन नहीं कर सकते। मोशन का तो काम ही है कि भाई यहाँ से कहीं और मूव करके जाएगा, तो ऐसे में हमारे पास फिर डिस्प्लेसमेंट होगा। तो अब हम देखेंगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के लिए क्या होगा, हमारे पास अगेन अब की बार मैं 2 डायमेंशन में बना रहा हूँ, यहाँ पे एक्स तो इस तरफ होगा, यहाँ पर होगा हमारे पास वाई एक्सिस। अब की बार मेरे पास एक पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक गया है, लेट्स इसको मैं बोल देता हूँ पॉइंट 1 से पॉइंट 2 तक गया है। ओके, अच्छा पॉइंट 1 का मेरे को पता है कि कुछ एक पोजीशन वेक्टर होगा यहाँ से इस तरीके से, उस पोजीशन वेक्टर को मैं बोल दूंगा भाई ये है मेरे पास r1 वेक्टर। सिमिलरली मेरे पास पॉइंट 2 का भी कुछ पोजीशन वेक्टर होगा ऐसे, उसको मैं बोल दूंगा ये है मेरे पास r2 वेक्टर। ठीक, तो यहाँ पर इसका पहली बात तो मुझे पाथ नहीं पता वो कैसे गया। ये जो पॉइंट था ना यहाँ से ऐसे भी जा सकता है, यहाँ तक घूम के इस तरीके से आ सकता है,
या फिर वो यहाँ से इस तरीके से आ सकता है, किसी भी तरीके से आया हो। तो ये हमारे पास अलग अलग डिस्टेंसेस हो सकते हैं, लेकिन डिस्प्लेसमेंट सिर्फ एक होता है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वही डिस्प्लेसमेंट होता है। इस तरीके से दिस विल बी योर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो हमारे लिए ये सब एक्चुअली किसी काम के नहीं होते, हम हमेशा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की ही बात करेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आप किस तरीके से लिखते हो? देखो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, या फिर इसी को कुछ लोग डेल्टा आर वेक्टर भी बोल सकते हैं, क्योंकि आपने आर से पोजीशन बताई थी और दो पोजीशन का डिफरेंस ही तो होता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। एक्चुअली जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारे पास ये आ जाता है फाइनल पोजीशन। फाइनल पोजीशन कौन सी है? ये। तो इसको मैं लिख दूंगा भाई, फाइनल पोजीशन वेक्टर है R2 माइनस R1, जो कि हमारा इनिशियल पोजीशन वेक्टर है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। ये होता है हमारे पास फाइनल पोजीशन वेक्टर, और ये हो जाता है हमारे पास इनिशियल पोजीशन वेक्टर। तो इसके कुछ एग्जांपल कर लेते हैं। लेट्स से हमें R1 की जो वैल्यू दी हुई है वो दी हुई है 2i कैप प्लस 4j कैप। वहाँ से हमारा पार्टिकल जाता है, पहुँच जाता है R2 वेक्टर पे। अच्छा, जब भी वेक्टर लिखो उसके ऊपर एरो लगा देना। वो पहुँच जाता है 4i कैप माइनस 3j कैप पर, यहाँ पहुँच गया। तो हमसे पूछा भाई बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना हो, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बताना है आपको यहाँ पे। तो या तो आप उसको डी वेक्टर लिखो, नहीं तो डेल्टा आर वेक्टर लिखते हो, जो आपका मन करे। इसकी वैल्यू हो जाएगी भाई, यहाँ से चल के यहाँ पहुँचे हो तो इनिशियल से आप फाइनल जाते हो, हमेशा हम कहते हैं फाइनल माइनस इनिशियल। हम क्या करेंगे यहाँ पर R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। R2 वेक्टर कैसे लिखोगे? देखो जो भी ये लिखा हुआ है इसको एज इट इज़ यहाँ पे लिख दो। वो आ जाता है मेरे पास 4i कैप माइनस 3j कैप माइनस R1 वेक्टर कितना है? R1 वेक्टर की वैल्यू है 2i कैप प्लस 4j कैप। बहुत ही सिंपल। अब यहाँ पे आई कैप वालों को ऐड कर दो, जे कैप वालों को ऐड कर दो, हमारा काम खत्म हो जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 माइनस 2 हो जाता है 2i कैप माइनस, अब यहाँ पे देखो -3 है और फिर -4 है, तो बेसिकली -3 -4 -7 जे कैप हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। इस तरीके से हमारे पास एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ गया। तो है सब वेक्टर से, सबकी आप देखोगे तो एक्चुअली ये सब मीटर में इनकी वैल्यू आएगी, क्योंकि पोजीशन भी मीटर में बताते हैं। यहाँ से किस पोजीशन क्या है बोलूँगा भाई, इस दिशा में 5 मीटर की दूरी पे था, इस दिशा में 6 मीटर की दूरी पे था। सब में हमारे पास डायमेंशन मीटर का आएगा और एक डायरेक्शन भी ऐड हो रखा है। डिस्प्लेसमेंट में बोलूँगा भाई इस तरफ वो 3 मीटर चला गया, तो ये भी मीटर ही होगा, है ना। तो सब कुछ मीटर में ही चल रहा है और साथ में डायरेक्शन एडेड है। लेकिन कुछ पोजीशन वेक्टर होते हैं और कुछ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होते हैं, यही हमें समझना होता है। अच्छा, यहाँ पर ये जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। इसमें देखो, इसको देख के मुझे पता चल रहा है कि भाई एक्स डायरेक्शन में कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ है और वाई डायरेक्शन में कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ है। यहाँ पर एक्चुअली मैं देख के बता सकता हूँ भाई, ये जो चीज़ है ना, ये क्या है मेरे पास, डेल्टा एक्स है ना, आई कैप, और ये वाली जो चीज़ है ये क्या है मेरे पास, डेल्टा वाई जे कैप, दोनों ऐड हो रखी है। यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ डेल्टा एक्स इज इक्वल टू +2, डेल्टा वाई की जो वैल्यू है वो है -7। यानी कि अगर x में डिस्प्लेसमेंट देखा जाए सिर्फ x वाले कोऑर्डिनेट एक्सिस पे, तो हम यहाँ से +2 गए हैं, और y वाले में डिस्प्लेसमेंट देखा जाए तो देखो y की वैल्यू पहले कुछ ऊपर थी, y में हम नेगेटिव आ गए ना, -7 डिस्प्लेसमेंट y में हो गया। इस तरीके से आपसे पूछा भी जा सकता है कि भाई x कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से बताओ कितना आपने मूव किया, या y कोऑर्डिनेट के हिसाब से आपने कितना मूव किया। तो इस तरीके से आप चीज़ों को पता कर पाओगे। A particle starting from the origin 0,0 moves in the xy plane. Its coordinate at a later time are √3,3. The path of the particle makes with the x-axis an angle of. तो देखो यहाँ पर हमारे पास अब जो पार्टिकल है, वैसे तो इन्होंने बोला नहीं है कि हमारे पास जो पार्टिकल है वो स्ट्रेट लाइन में गया है या किस तरीके से मूव किया है ना, तो हमें तो बताया नहीं है। बस हमें ये पता है कि स्टार्टिंग में वो यहाँ पे था 0,0 पे, थोड़ी देर बाद वो कहाँ पहुँच जाता है, x में हमारे पास वैल्यू √3 है, यहाँ पर कहीं √3 होगा, और √3 की वैल्यू कितनी होती है 1.73 के आसपास, और y में वैल्यू हमारे पास 3 के आसपास है। तो क्या आप बता सकते हो पार्टिकल कहाँ पहुँच गया? पार्टिकल इस लाइन पे ही कहीं होगा, इस लाइन पे भी कहीं होगा, तो हमारे पास एक्चुअली पार्टिकल यहाँ पे कहीं आ चुका है। और हमारे पास अब देखो उसका हमारे पास पाथ ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, लेकिन अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूँ
तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा भाई, यहाँ से आप गए हो यहाँ गए हो, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर तो यही होने वाला है। तो शायद उसी की बात की जा रही होगी। यहाँ पे हमारे पास ये आ जाता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। मैं लेट से इसको लिख देता हूँ डी। ठीक है, हमसे क्या पूछा है, द पाथ ऑफ द पार्टिकल मेक्स विद द एक्स एक्सिस एंड एंगल ऑफ द एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल है, ये मुझे थीटा की वैल्यू पता करनी है। ट्रिग्नोमेट्री का बहुत ही सिंपल सवाल बन चुका है ये। वीडियो को पॉज करो, सॉल्व करने की कोशिश करो। इसका करेक्ट आंसर है 60 डिग्री। कैसे आया, बहुत ही सिंपल। देखो ये वाली जो लेंथ है ये है मेरे पास 3, यानी कि ये वाली लेंथ भी कितनी हो जाएगी मेरे पास, दिस विल बी 3। और ये वाली लेंथ कितनी है, √3। तो ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी हमारे पास, ये आ जाती है √3। अब इस ट्राइंगल में अगर मैं देखूँ, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ tan थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाता है, tan थीटा की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि 3/√3 विच इज इक्वल टू √3। अच्छा, tan थीटा की वैल्यू √3 कब आती है, जब थीटा की वैल्यू होती है 60 डिग्री, इसीलिए बी बिकम्स आवर करेक्ट आंसर। बहुत ही सिंपल ये क्वेश्चन था। पोजीशन वेक्टर हमने लिखना सीख लिया। हमारे पास कोई भी पोजीशन वेक्टर होगा, लेट्स से उसको मैं बोलता हूँ पोजीशन वेक्टर आर विल बी एक्स आई कैप प्लस वाई टाइम्स जे कैप। ठीक है, अब देखो हमें बोल दिया गया है कि एक्स की जो वैल्यू है वो समय के साथ कुछ बदल रही होगी, वाई की वैल्यू भी समय के साथ बदल रही होगी, यानी कि वो पार्टिकल मोशन कर रहा है, उसके एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स चेंज होते जा रहे हैं, वो मोशन कर रहा है। ठीक है, अच्छा अगर वो मोशन कर रहा है तो उसका वेलोसिटी, उसका एक्सेलरेशन, ये सब चीज़ें मुझे निकालना आना चाहिए। और एक चीज़ हम जानते हैं भाई, हम क्या जानते हैं कि हमारे पास जो वेलोसिटी होती थी, वेलोसिटी क्या होती थी, dx/dt होती थी। अब हम x में तो लिखते नहीं हैं, हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं पोजीशन वेक्टर इस तरीके से। जब पोजीशन वेक्टर को डिफरेंशिएट कर रहे हो तो वेलोसिटी भी वेक्टर आएगी, और एक बार वेलोसिटी आ जाएगी तो फिर आप वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करोगे dv/dt, तो हमारे पास वो एक्सेलरेशन वेक्टर आ जाएगा। बहुत ही सिंपल है, बस सवाल आता है इसको सॉल्व कैसे किया जाए। तो इसका देखो एग्जाम्पल लेंगे तो आप इसको चीज़ों को सॉल्व कर पाओगे। लेट्स से मेरे पास एग्जाम्पल में बोल दिया कि हमारे पास कोई पोजीशन वेक्टर है जिसको मैं लिखता हूँ कि भाई वो होता है 2t² आई कैप प्लस 5t³ जे कैप। समझ पा रहे हो यहाँ पे क्या हो रहा है, अलग अलग समय की वैल्यू रखोगे तो अलग अलग वैल्यूज मिलती जाएंगी। जैसे t=0 पे बताओ ये पार्टिकल कहाँ था, तो मैं लिख सकता हूँ एट t=0 हमारे पास पोजीशन वेक्टर बन जाता है। देखो टी की जगह 0 0 रख दोगे तो आ जाता है 0 0, तो आता है 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप। तो बेसिकली आप इसको 0 लिख सकते हो, मतलब वो पार्टिकल ओरिजिन पे था एट t=0। बहुत ही सिंपल। हम किसी भी समय पे इसकी पोजीशन बता सकते हैं, यहाँ पे वैल्यू रख देंगे, टी की वैल्यू 1 रख दी, टी की वैल्यू 2 रख दी। अब मुझे पता करना है वेलोसिटी कितनी है, तो देखो वेलोसिटी के लिए क्या हो जाएगा, वेलोसिटी विल बी डी ऑफ वेक्टर आर अपॉन डी टी। तो इसको किस तरीके से एग्जीक्यूट किया जाए, लिखना तो आसान था। तो हमारे पास जो वेक्टर आर है आप इसको यहाँ पर रख दो, ये क्या बन जाता है d/dt ऑफ 2t² है ना, 2t² आई कैप प्लस 5t³ जे कैप, एज इट इज़ आ गया है। अब यहाँ पर देखो हमारा डिफ्रेंसिएशन, दोनों का अलग अलग डिफ्रेंसिएशन हम कर सकते हैं। तो दोनों का जैसे डिफ्रेंसिएशन करूँगा तो बनता है मेरे पास d ऑफ 2t² अपॉन dt इतने टाइम्स आई कैप प्लस d ऑफ 5t³ अपॉन dt इतने टाइम्स जे कैप। ये मेरे पास वेलोसिटी आ जाएगी। तो वेलोसिटी वेक्टर अब मेरे पास कितना आ जाता है, इसको डिफ्रेंशिएट करोगे 2t² को डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या आ जाएगा मेरे पास, सिर्फ 4t आ जाएगा। तो देखो 4t आई कैप प्लस इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 × 3t² बचेगा यहाँ पे, तो हो जाता है 15t² जे कैप। ये आ गई मेरे पास वेलोसिटी। अब ध्यान से देखना, हमारे पास जो पोजीशन है ये रहेगी हमारे पास मीटर में, ये आएगी मेरे पास मीटर पर सेकेंड में। इसी तरीके से आप एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हो। एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, dv/dt। इसको करना है डिफ्रेंशिएट, कुछ आई कैप है कुछ जे कैप है। आई कैप को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आई कैप वाला एक्सेलरेशन आएगा, जे कैप को डिफ्रेंशिएट करेंगे जे कैप वाला एक्सेलरेशन आएगा। तो यहाँ पर हम कर देंगे, इसकी वैल्यू हो जाएगी 4 आई कैप प्लस हमारे पास जे कैप वाली टर्म कितनी आ रही है, 15t² को डिफ्रेंशिएट करोगे तो आता है हमारे पास 30t, हो जाएगा प्लस 30t जे कैप। ये आ गया और इसकी यूनिट हो जाएगी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
इस तरीके से पोजीशन वेक्टर को हमने डिफरेंशिएट किया, पोजीशन वेक्टर से हमने वेलोसिटी निकाल दी, वेलोसिटी से फिर हमने क्या निकाल लिया, हमने एक्सेलरेशन निकाल लिया। इस तरीके से हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल चीज़ है। यहाँ पर सबसे खास बात क्या है, देखो एक्स डायरेक्शन के मोशन को हम इस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं, वो अपने आप में अलग चल रहा है। एक्स डायरेक्शन वालों को हम डिफरेंशिएट करते जा रहे थे, वाई डायरेक्शन वाले को एक्स डायरेक्शन वाले से कोई लेना देना नहीं था। सिमिलरली वाई डायरेक्शन वालों को हम डिफरेंशिएट करते जा रहे थे, उनको एक्स वालों से कोई लेना देना नहीं था। और यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब भी हमारे पास 2 डायमेंशन में मोशन हो रहा होता है, एक्स और वाई को आप अलग अलग तरीके से ट्रीट कर सकते हो। एक्स वाले का असर वाई पे नहीं पड़ेगा, वाई वाले का असर एक्स पे नहीं पड़ेगा, और इसी कॉन्सेप्ट पे पूरा का पूरा प्रोजेक्टाइल मोशन बेस्ड है। अच्छा देखो, यहाँ पर हमारे पास आर जो था कुछ टाइम का फंक्शन था, टी की वैल्यू 0 रख के मैंने उसकी पोजीशन निकाली थी। अच्छा हमारे पास वेलोसिटी आ गई। अब एक बात बताओ, वेलोसिटी एट टी इज इक्वल टू 0 कितनी आएगी, वेलोसिटी एट 0 सेकेंड, उसकी वैल्यू आ जाएगी मेरे पास भाई, वो भी आ जाती है 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी भी उसकी 0 है टी इज इक्वल टू 0 पर। एक्सिलरेशन एट 0 सेकेंड, उसकी वैल्यू कितनी आती है, वो आती है 4 आई कैप प्लस 0 जे कैप। तो बेसिकली आप इसको हटा सकते हो और हमारे पास यहाँ से वैल्यू हो जाती है 4 आई कैप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमने देख लिया हमारे पास फंक्शंस निकल चुके थे और हमारे पास ये t इज इक्वल टू 0 पे पोजीशन आ गई, t इज इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी आ गई, t इज इक्वल टू 0 पे एक्सेलरेशन आ गया। आपसे ये भी पूछा जा सकता है t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे एक्सेलरेशन कितना है बताओ। तो उस केस में आप क्या करोगे, यहाँ पर सब जगह आप t की वैल्यू 2 सेकेंड रख दोगे। फॉर एग्जाम्पल एक्सेलरेशन एट 2 सेकेंड, उसकी वैल्यू कितनी आने वाली है, x में तो t का कोई काम ही नहीं है, वो आ जाएगा मेरे पास 4 आई कैप प्लस यहाँ पे आपको 2 रख देना है, तो यह आ जाएगा कितना आ जाएगा 60 जे कैप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अभी हमारे पास वेक्टर नोटेशन में है, वेक्टर में हमारे पास मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है। क्वेश्चन में पूछ रहे भाई सिर्फ मैग्नीट्यूड की वैल्यू आपको बतानी है। तो मैग्नीट्यूड अगर मुझे लिखना है तो देखो, ये तो पहली बात तो एक्सेलरेशन वेक्टर था, मैग्नीट्यूड हो जाएगा एक्सेलरेशन वेक्टर एट 2 सेकेंड। उसका हम किस तरीके से निकाल सकते हैं, अंडर रूट ऑफ 4 का स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर। अब इसकी जो भी वैल्यू आएगी, 4 4 ज़ा 16 प्लस 6 6 ज़ा 3600, तो कुछ अजीब सी वैल्यू बन के आने वाली है 3616। लेकिन हमें पता होना चाहिए किस तरीके से निकालते हैं, इतने यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। The x and y coordinates of particle at any time are x is equal to इतना, y is equal to इतना respectively, where x and y are meters and t is in seconds। बहुत ही सिंपल। The acceleration of the particle at t is equal to 2 seconds। बहुत ही सिंपल सवाल है, वीडियो को पॉज करो, सॉल्व करने की कोशिश करो। इसका करेक्ट आंसर है बी। कैसे है, सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ मैं लिख सकता हूँ, मेरे पास जो पोजीशन वेक्टर है, या फिर आप इसको क्या लिख दोगे, इसको आप चाहो तो आर वेक्टर लिख दो, जो आपका मन करे। इसका एक्स कोऑर्डिनेट समय के साथ इस तरीके से बदल रहा है, तो इसके पोजीशन वेक्टर को मैं लिख दूंगा भाई, एक्स में लिख दूंगा 5t माइनस 2t स्क्वायर, इतने आई कैप है, प्लस 10t टाइम्स जे कैप। इस तरीके से मेरे पास पोजीशन वेक्टर है। इसको करेंगे डिफ्रेंशिएट, तो मेरे पास वेलोसिटी वेक्टर आ जाएगा, वो क्या हो जाएगा, dr/dt, विच विल बी इक्वल टू, देखो आई कैप में हमारे पास, इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे, इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो मेरे पास वैल्यू आती है 5 माइनस 4t आई कैप, प्लस इससे डिफ्रेंशिएट करोगे तो बचेगा सिर्फ 10 जे कैप। ये हमारे पास वेलोसिटी आ गई। फिर से डिफ्रेंशिएट करो, एक्सेलरेशन वेक्टर की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो होती है dv/dt, विच विल बी इक्वल टू, हमारे पास देखो इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 का डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा, यहाँ बचेगा सिर्फ -4 आई कैप, प्लस ये 10 तो कांस्टेंट है, तो हमारे पास उसको डिफ्रेंशिएशन करोगे 0 जे कैप बचेगा, तो बेसिकली आ जाता है -4 आई कैप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखो हमारे पास -4 आई कैप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया, तो हमसे अगर इसका मैग्नीट्यूड पूछा जाता तो मैग्नीट्यूड तो सिर्फ इसका 4 है, लेकिन यहाँ पर द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज, तो हमारे पास यहाँ पे जो ऑप्शन आ रहे हैं उसमें बी सबसे क्लोज ऑप्शन दिख रहा है। अच्छा, एक्सेलरेशन का अगर मुझसे मैग्नीट्यूड पूछा जाता तो वो वैल्यू कितनी होती, अंडर रूट ऑफ, हमारे पास इसके आई कैप, जे कैप, के कैप कुछ कंपोनेंट है, आई कैप और जे कैप तो दिख ही रहा है, तो इसको कर देते हैं -4 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू आ जाती है एक्चुअली अंडर रूट ऑफ 16 विच इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टेक्निकली तो मैग्नीट्यूड 4 है, डायरेक्शन हमारे पास नेगेटिव आई कैप की तरफ है, तो मैग्नीट्यूड इज 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस तरीके से आप इसको
समझ सकते हो। खैर हमारे पास ऑप्शन देख करके हम मार्क कर सकते हैं इस तरीके से। आपसे वेलोसिटी भी पूछी जा सकती है, वेलोसिटी बता दो, वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, जल्दी से बताओ वो कितनी होने वाली है वैल्यू, वो आ जाएगी यहाँ पे आपको बस वैल्यू रख देनी है 2, तो यह आ जाता है 5 माइनस 8 माइनस 3 आई कैप प्लस 10 जे कैप मीटर पर सेकेंड। अगर मुझसे वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड पूछा जाएगा, ये तो वेलोसिटी वेक्टर था, उसकी वैल्यू आ जाती है अंडर रूट ऑफ -3 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर विच विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 109 मीटर पर सेकेंड। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। A particle is moving such that its position coordinates x and y are 2 meter and 3 meter at time t is equal to 0 and 6 meter and 7 meter at time t is equal to 2 second and 13 meter at t is equal to 5 second. Average velocity vector from t is equal to 0 to t is equal to 5 second is। देखो बहुत ही अच्छा सवाल है। हमारे पास एक पॉइंट है t इज इक्वल टू 0 पे उसके कुछ कोऑर्डिनेट दिए हैं, फिर वो वहाँ से जाता है t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे उसके कुछ कोऑर्डिनेट दिए हैं, फिर यहाँ पहुँच जाता है t इज इक्वल टू 3 सेकेंड पे उसके कुछ कोऑर्डिनेट्स दिए हुए। तो अलग अलग इंटरवल में यहाँ पे कुछ इसकी एवरेज वेलोसिटी अलग होगी, यहाँ पे इसकी अलग एवरेज वेलोसिटी होगी, क्योंकि इंटरवल हमारे पास यहाँ से यहाँ तक का टाइम है, और t इज इक्वल टू 0 से यहाँ तक की अलग एवरेज वेलोसिटी होगी। तो एवरेज वेलोसिटी v एवरेज क्या होती है, हमारे पास v एवरेज की जो वैल्यू होती है वो होती है हमारे पास फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, तो उसको मैं बोल दूंगा r फाइनल माइनस r इनिशियल डिवाइडेड बाय टाइम फाइनल माइनस टाइम इनिशियल, या फिर इसी को बोला जाएगा डेल्टा r अपॉन डेल्टा t। अब जो जो इनिशियल फाइनल कंडीशन की बात करी गई है उन वैल्यूज़ को यूज़ करो, वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। इसका करेक्ट आंसर है डी। सॉल्व करते हैं तो हमारे पास v एवरेज फ्रॉम 0 से लेकर के 5 सेकेंड तक है ना, इसको लिखना बहुत ज़रूरी है। तो फाइनल पोजीशन कितनी है, 5 सेकेंड पे उसके कोऑर्डिनेट्स हो चुके हैं 13 एंड 14 मीटर, तो ये आ जाएगा 13 आई कैप प्लस 14 जे कैप, ये था हमारे पास फाइनल, माइनस इनिशियल कितना था, इनिशियल था हमारे पास 2 एंड 3, हो जाएगा 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप डिवाइडेड बाय फाइनल टाइम कितना है 5 माइनस इनिशियल टाइम है 0। वैल्यूज़ देखो क्या आती है, डिनोमिनेटर पे तो मेरे पास आ जाता है सीधे सीधे 5, ऊपर न्यूमरेटर में आता है आई कैप में देखोगे तो सिर्फ 13 माइनस 2 हो जाता है, वो होता है सिर्फ 11 आई कैप बचेगा, और जे कैप में मेरे पास 14 माइनस 3 है तो वो भी बचता है मेरे पास प्लस 11 जे कैप। तो यहाँ से मैं 11 अपॉन 5 को कॉमन निकाल सकता हूँ, बचता अंदर आई कैप प्लस जे कैप विच इज़ ऑप्शन नंबर डी। बहुत ही अच्छा सवाल था। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए अब आपको आना पड़ेगा हमारे कोर्स में, फुल कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में, जहाँ पे आपको कलरफुल नोट्स भी मिलते हैं और आप मैच करा सकते हो कि कितने सारे PYQs इस कोर्स में कराए गए हैं। इनफैक्ट अगर आपने ये कोर्स कर लिया तो आपको ना PYQ देखने की ज़रूरत है, सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स इसमें कवर्ड हैं ही सही, बहुत सारे एडिशनल क्वेश्चंस भी मैं करवा रहा हूँ, कुछ तो इनफैक्ट JEE लेवल के क्वेश्चन भी करा देता हूँ ताकि कॉन्सेप्ट्स एकदम क्लियर हो जाए और क्या पता वो क्वेश्चन नीट में उठ करके आ जाए। तो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, उसको ज़रूर देखना। हम मिलेंगे अगले वीडियो में या फिर फुल कोर्स में या फिर मेरे ब्लॉगिंग चैनल पे।